बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी मजीद बढ़ गई है और वज़ीर आज़म के लिए जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, अब पहले अपनी ही काबीना के लोग टूटे। 10 से 12 अरकान पार्लियामेंट मुनहरफ हुए। उनके बड़े गिले शिकवे सामने आए पीटीआई हुकूमत के लिए। आज फिर हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि फैसला करने में ताखीर दर ताखीर करे जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने भी फैसला कर दिया और उन्होंने ग्रैंड अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। तो अब अगर काउंट देखें तो 164 164 का नंबर है हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास 177 का नंबर आ गया है। अब आगे क्या होने जा रहा है, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अपने ट्वीट में कि मुबारक हो पाकिस्तान को, अब शानियाने बजाए जा रहे हैं पीडीएम की जमातों की जानिब से। हुकूमत का आगे क्या अमल होगा? होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। कौम से खिताब भी आज वज़ीर आज़म करेंगे। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे कि आगे पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। फिर वज़ीर आज़म ने जिस तरह ख़त की बात की थी कि उनको थ्रेट किया जा रहा है, पूरी दुनिया की जो यहूदी लॉबी है उनको थ्रेट कर रही है और हमारी जो यहाँ के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो आलाकार बन रही हैं एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए। कितनी सदाकत है, वो खत भी शो होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे तमाम मौज़ूआत पर। इस वक्त में ज्वाइन किया है एमक्यूएम की, आप हुकूमत की इत्तेहादी थी एमक्यूएम पाकिस्तान, जो कि अब नहीं रही। अब आप ग्रैंड अपोजिशन का आप इत्तेहादी हैं, आप एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं गुलाम जिलानी साहब। जिलानी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं आप? बताइएगा सर, ये क्या हुआ कि वादा वफा ना हो सका और आप ऑपोजिशन के साथ बैठ गए? ये कोई ज्यादा ही आपके लिए बातें की जा रही हैं कि हुकूमत का हिस्सा बन गए तो एक हुकूमत का साथ छोड़ दिया आपने? बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। देखिए, एमक्यूएम शुरू से एक बात कह रही थी कि जो शहर कराची के लिए ज्यादा एहसन तरीके से अपने आप को पेश करेगा, जिसके और जो गुज़िश्ता 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस था, उसके लिए जो शॉर्टेज थी, सारे मामला थे, वो तमाम चीजें एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई गई। और आपने अभी मीडिया पे लाइव भी देखा होगा कि बकायदा एक एमओयू साइन हुआ, जिसको आप वो क्या कह सकते हैं, अहद भी कह सकते हैं, कि वो साइन हुआ है और उसके ऊपर बकायदा इस मुल्क के 3 बड़े सियासतदानों ने जो है अपनी अपनी पार्टी की तरफ से साइन भी किए हैं। एमक्यूएम यही चाहती थी कि ऐसा ना हो कि पहले की तरह जो है वो सिर्फ वादे हो और वो वफा ना हो। और अब इतने सारे लोग जब बीच में पड़े हैं शहर कराची के लिए, तो एक दफा फिर हम जो है वो खड़े हैं शहर कराची के लिए और उसमें एमक्यूएम ने अपना किरदार अदा करा। तो ये जो आज एमओयू आप कह रहे हैं साइन हुआ है जिम्मेदार पार्टियों के साथ, लेकिन हुकूमत में भी जब आप बैठे थे तब भी तो कोई मुआहदे हुए होंगे, आपको मिनिस्ट्रियां दी गई थी, आप 3 से 3.5 साल तक उन वजारतों पर आप फायद रहे और उस नजरिए उस मंशूर के साथ रहे। ये क्या हुआ कि अचानक आप साइड पे हो गए और एक जमहूरी हुकूमत को गिराने में आप लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया? सर, एमक्यूएम कभी भी जमहूरियत के खिलाफ नहीं रही और एमक्यूएम ने पूरे 3.5 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो इस हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी रही। इमरान खान साहब, गवर्नर साहब और मुख्तलिफ जो इनके जो जिम्मेदारान थे, जो सियासतदान थे पीटीआई के, उन तमाम को एमक्यूएम ये बावर कराती थी कि शहर कराची के लिए कुछ करें। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सिवाय जो पहले के प्रोजेक्ट से, ब्लू लाइन और आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं बता चुका कि वो तमाम पहले के प्रोजेक्ट से इस 3.5 साल के अरसे में मुझे बता दें कि शहर कराची के लिए, हैदराबाद के लिए। अच्छा, एक आखिर में गुलाम जिलानी साहब, कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन जिसका अब आप भी हिस्सा गालबन बन गए हैं, तो आप लोग बैरूनी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। कोई फोन कॉल्स आई हैं वजीर आजम को, पाकिस्तान को धमकियां दी गई और आप उस बैरूनी एजेंडे के आप लोग भी हामी निकले और अपोजिशन एक जमहूरी हुकूमत को गिराने में आगे आ गई और अमेरिकन पॉलिसी जीत गई, दीगर लोग हार गए, ये बातें की जा रही हैं। सर, मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा इस पर कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि वो लेटर जो है वो शो करेंगे। उनको वो लेटर है, जितने भी वहाँ पे सहाफी हजरात के साथ उन्होंने बात की है, उसमें उनको लेटर शो करना चाहिए था ताकि पता चलता है कौन इस मुल्क के लिए गद्दारी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो जो उनकी क्या कहना चाहिए, इसको धमकी थी, एक थ्रेट थी, तो उनके लिए अगर आपके पास कोई चीज है आप शो करें।
इस मुल्क के खिलाफ एमक्यूएम कभी भी कहीं पे भी किसी का साथ देने के लिए नहीं खड़ी होगी। हम बहुत कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, जो मुल्क बना जब भी कुर्बानियां दी, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए भी एमक्यूएम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और एमक्यूएम कभी भी किसी उस जमात उस शख्स के साथ नहीं खड़ी मतलब होगी जो मुल्क के खिलाफ। मतलब वेरी सुन हम देखेंगे कि फिर मेयर आपका होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर आपका होगा, फिर सिटी गवर्नमेंट आपकी होगी, सिंध हुकूमत में शराकतदारी आप लोगों ने तमाम चीजें, तमाम मुज़ाकरात, साइन, एमओयू सब कुछ हो गया, डिवाइड हो गई हर चीज। ठीक है, मैंने कहा ना कि शहर कराची के लिए एमक्यूएम अपना किरदार अदा करने के लिए ही इतने लोगों से मुज़ाकरात हुए, पूरे गुज़श्ता 10 से 15 दिन से ये एक्टिविटी जो है वो चल रही थी। और लाजमी सी बात है कि जिसने शहर कराची को एमक्यूएम के साथ मिलकर ऑन करने की बात की, उसके और कराची को डिलीवर करने के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, तो एमक्यूएम उसके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें जो है ठीक है, कराची भी हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती है। जी ठीक है, ठीक है। गुलाम जिलानी साहब आप लाइन पर ही रही हैं। तसद्दुक गौरी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि आपसे सवाल करें। जी एमक्यूएम पाकिस्तान से आप भी सवाल करना चाह रहे थे गौरी साहब। गुलाब जिलानी साहब, जब से एमक्यूएम का वजूद आया है वो बगैर इक़्तिदार के रहना पसंद नहीं करती है, और आज 3.5 साल के बाद एमक्यूएम को ये ख्याल आया और जागी कि इस कौम के लिए और इस शहर के लिए जो एमक्यूएम का है उनके लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जब हुकूमत को जाते हुए महसूस किया उसके बाद आप लोगों ने फैसला किया, और जब तक तहरीरी फैसला नहीं हुआ, जब तक आप हुकूमत को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तो आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि हम मसलों की साजत करते हैं? जी जिलानी साहब, मेरे भाई जो ये बात कर रहे हैं वो सरासर मैं नहीं समझता है किस पैराहे में बात कर रहे हैं। एमक्यूएम ने कभी भी जो है इक़्तिदार के लिए अपने आप को पेश नहीं किया। एमक्यूएम के पास अभी इक़्तिदार नहीं था, एमक्यूएम के पास इक़्तिदार था 3.5 साल। अब ज्यादा चीजें मिल रही है ना जिलानी साहब, ज्यादा चीजें मिल रही हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटर मिल रहे हैं, गवर्नर की भी बात हो रही है, वजारत सूबाई भी मिलेंगी, वफाक में भी मिलेंगे, हर जगह से आप लोगों को फायदा ही फायदा है। और जब तक आप 2-3 वजारतों में कायम रहे, जब तक हुकूमत का जाने का 100% नहीं हुआ, तो कहाँ की सियासत है आपकी अवाम के साथ? अगर आपने अपने सवाल कंप्लीट कर लिए तो मेरा जवाब भी सुन लेना मेरे भाई। जी सर। जी, एमक्यूएम ने अगर इक़्तिदार में रहना होता तो अभी पीटीआई इक़्तिदार में है, ठीक है ना। और एमक्यूएम जो है सिर्फ इस शहर कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और आपने देखा कि 3.5 साल में जो है इन तमाम इलाकों को जो है कोई हेल्थ कार्ड नहीं मिला। कराची शहर में किसी को हेल्थ कार्ड मिला, किसी को और कोई सहूलत जो है वो पीटीआई की तरफ से दी गई। इमरान खान साहब आए, उनसे भी बार बार रिक्वेस्ट की गई, गवर्नर साहब से भी की गई, असद उमर साहब भी आते रहे, तमाम लोग आते रहे, उससे एमक्यूएम बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि आपने प्राइम मिनिस्टर का वोट जो है वो शहर कराची से लिया, लेकिन आप शहर कराची को 10 से 15 बसेस नहीं दे सके। ठीक है, आज अगर एमक्यूएम के इनसे अलग होने की वजह है तो इक़्तिदार नहीं है। इक़्तिदार में तो एमक्यूएम के पास वजारतें भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन एमक्यूएम अलग हुई है कराची के मफाद के लिए। कराची आप क्या समझते हैं जिलानी साहब, आप समझते हैं कि आप पहले भी पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे हैं, आप लोग समझते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इतना मजबूत करेगी एमक्यूएम को और इतने मुतालबात को तस्लीम करेगी, जबकि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वो पोजीशन नहीं है जब आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन हुआ करती थी? देखिए, एमक्यूएम की पोजीशन अभी भी अल्लाह का शुक्र है जब जितनी पहले थी उससे ज्यादा इस वक्त मजबूत है। और ये मुआहिदा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं हुआ, ये मुआहिदा जो है वो एमक्यूएम और पीडीएम के दरमियान हुआ। सर हुकूमती मुआहिदा तो उनके साथ हुआ है सर आपका? सर जो भी कुछ हुआ है उसमें तमाम तीनों जमातों के जो जिम्मेदारान हैं, जो सरबराहान हैं, वो मौजूद थे, तीनों के उसके ऊपर साइन हुए हैं, ताकि अगर हम कोई वादा खिलाफी करते हैं, पीपल्स पार्टी कोई वादा खिलाफी करती है, तो उसमें वो तमाम लोग अपना किरदार अदा कर सकें शहर कराची के लिए। सर आप लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना, इसलिए मुआहिदा हुआ तहरीरी तौर पे कि पीपल्स पार्टी भी ट्रस्ट ही नहीं है। और पीपल्स पार्टी, मैं ये नहीं समझता ऐसे जर्नलिस्ट कि पीपल्स पार्टी आपके साथ मुखलिस, एमक्यूएम के साथ मुखलिस हो सकती, माजी गवाह है। सिर्फ ये आप लोगों ने, हम देखते हैं ना कि 1.5 साल में आप कितनी बसें चला लेंगे या यहाँ के कितने लोगों के मसाइल आप हल कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। बिल्कुल आप देखिएगा इंशाल्लाह जो बात हुई है, जो सारी चीजें अभी डायरेक्ट हुए हैं, उन तमाम में जो है एमक्यूएम बिल्कुल अपना किरदार अदा करती हुई आपको नजर चले ठीक है। गुलाम जिलानी साहब आपने अपना मौकिफ पेश किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, दीगर लोगों को भी हम शो में शामिल करते हैं। गौरी साहब, जिलानी साहब को तो आपने सुना, आगे आप क्या कहेंगे? देखिए साजिद, ये पाकिस्तान की हमेशा सियासत मफादात पे मबनी सियासत रही है, देखें। और
हमारे जो आवाम है ना, ये चीज़ फौरन भाई भी भूल जाएगी। आज आप ये देखें ना कि टीवी, जो बड़े टीवी एंकर, जो बड़े चैनल्स के एंकर्स है, टीवी चैनल्स हैं जो हुकूमती हिमायत में कर रहे थे, और अभी आज सूरत आप देखें खोल के, वो हुकूमत के मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ और वज़ीर के खिलाफ बातें करने पे आ गए। ये मीडिया का भी किरदार ये है और सियासतदानों का भी यही किरदार है। बात ये आती है कि असूल और सच की बात है कि अगर 3.5 साल मुत्तहिदा कौमी मंडप और पीटीआई ने उनका काम नहीं किया, तो ये इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, हेल्थ कार्ड तो कोई गवर्नमेंट आने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब नहीं किया तो इनको तो चाहिए था कि रिजाइन दे देते, चले अपोजिशन की हिमायत करते, बैठ जाते रिजाइन देकर, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज ये कह रहे हैं कि हमने आवाम के लिए फैसला किया कि आवाम जो है, देखें आज ना वो मुत्तहिदा कौमी मंडप की वो पोजीशन है जो आज से 20 साल पहले थी, ना उसके बाद वो सीटें जो हम ये तवक्को रखे कि ये चीज़, ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो फैसला हुआ है ये ज़ाती मफादात के तहत हुआ है। जब लास्ट टाइम उनको बिल्कुल क्लियर हो गया, मुल्की गैर मुल्की तरफ से यकीनदानी करा दी गई कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट इनकी नहीं रहेगी, तो आप फिर इन्होंने फैसला किया यहाँ मस्जिद उठे, यहाँ सूबाई वजारतें भी मिल जाएगी, 2 इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे, शायद गवर्नर की भी बात हुई है, गवर्नर सिंध भी इनका मिल जाए, और वफाक में 2-3 वजारतें थी, 2-3 शहबाज शरीफ के साथ मौजे मस्तियाँ करेंगे। चले दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो आगे अब क्या देख रहे हैं। ये जो आइनी गवर्नमेंट है अब ये खो चुकी है एतमाद, 164 अरकान रह गए पीटीआई के पास। जी इस वक्त लाइन पर देखते हैं कौन हमें ज्वाइन कर रहा है। जी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बाबू सियाल साहब ने। आप मरकजी नायब सदर हैं काफली के। बाबू सियाल साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। सर आपने तो रवायत वफादारी की बरकरार रखी, लेकिन ये क्या हुआ कि अब आप तो वो जो आपके नंबर थे वो कम रह गए, अब तो आप हुकूमत नहीं चला सकते। अब तो जो ग्रैंड ऑपोजिशन थी वो जीत गई है, उनके पास 177 तक का नंबर आ गया है, तो अब आगे आप क्या करेंगे सर? ठीक है, हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, एक अलग जमात है, उनका अपना फैसला है। तो आपकी बाबू सियाल साहब, आपकी पार्टी में भी तो लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, आपकी पार्टी में भी अब अंदरूनी मामलात स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको कैसे संभालेंगे आप? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से वो चीमा साहब ने जरा गुस्से में आके वो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी भी वो पार्टी के साथ हैं और खड़े हैं। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, ठीक है, वजारत छोड़ दी, वो उनका जाती फैसला भी हो सकता है। और बाकी इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी हमारा जो भी नया मुआहदा हुआ है इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ, कि परवेज इलाही साहब नए सीएम बनेंगे और हमारे नंबर कम नहीं हुए। बाबू सियाल साहब, हुकूमत रहेगी तो कुछ दोस्त अलीम खान ग्रुप कहलाते हैं, एक तरीक ग्रुप कहलाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी क़यादत के सबके साथ राब्ते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें पक्की उम्मीद है कि हम पंजाब में परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला देखेंगे। तो बिल्कुल है, सबकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका एक स्टेक है, लेकिन सर हुकूमत रहेगी तो आप लोग रहेंगे ना, तो क्या फिर लेट सपोज अगर पीटीआई की हुकूमत घर जाती है तो जो नई हुकूमत बनेगी फिर आप उसके इत्तेहाद में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। हुकूमत के कोई हम भूखे नहीं है। ये वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला, ये सारा सब कुछ हमारी क़यादत ने देखा है और अपोजिशन में भी हम रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, अगर हुकूमत टूट जाती है तो भी हम इमरान के साथ आखिरी घड़ी तक खड़े रहेंगे। ठीक है, गौरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे थे। गौरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सियाल साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब में अभी तक तो आप लोगों की अक्सरियत है, मगर अभी इतलात जो आई है कि अलीम खान ग्रुप ने जो है इससे परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। गौरी साहब माशाल्लाह आप सीनियर एंकर हैं,
नौजवान एक मजे हुए सियासतदान है हमारे पंजाब के मेंबरान के साथ। अब देखे जब स्पीकर वाला इलेक्शन हुआ था और वाला इलेक्शन हुआ था तो उसमें 28 वोट गुलजार साहब से ज्यादा लिए पंजाब असेंबली से अपने परवेज भाई साहब, क्योंकि एक दोस्तों में खानदानी उनमें एक ताल्लुकात है पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो भाई हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। हुकूमतें आनी जानी चीज है, अगर हुकूमत टूटती है भी चले, लेकिन हमारे पार्टी क़यादत ने एक पाकिस्तान के अवाम को जो मैसेज दिया कि एक ठीक है, ठीक है, करते हैं उसको निभाने की भरपूर कोशिश की गई है। अब भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउमीदी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबू सियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने काफली का मौकिफ पेश किया। गौरी साहब, अब आगे सिचुएशन कहाँ आपको नजर आ रही है? अब आप कुछ बताएं कुछ। ये तो मतलब आपने कहा कि अपने सोशल मीडिया पर भी आपने बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। हाँ साजिद साहब, असल में जिस तरीके से अभी काफली के रहनुमा ने बात की कि हम खड़े हुए हैं आखिरी टाइम तक इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही होता है तो एक चौधरी बरादरान का एक मुल्क में जो एक इमेज है वो इमेज अपनी जगह पे बरकरार रहेगा कि उन्होंने इक़्तिदार के खातिर नहीं, यानी मुल्क और कौम के हक़ में फैसला देकर वो खड़े रहे। अगर वज़ीर आला शिप भी उनके पंजाब की नहीं मिलती है, तो जिस तरीके से ये काफली के दोस्त फरमा रहे थे, तो दूसरी बात ये आती है कि इस मुल्क की जो आज अभी MQM के जैसे दोस्त ने कहा कि वो सीनियर जर्नलिस्टों से मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की और उसमें रिज़ाइन पेश करने थे, तो रिज़ाइन नहीं सॉरी वो मुलाकात थी जिसमें वो बताना था, ख़त बताना था। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने कर भी दिया था और असद उमर साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल PTI की, उन्होंने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी किया था। मगर हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं देखी ना सुनी, उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उन्होंने लेटर नहीं दिखाया तो उसके भी अभी कुछ वजूहत होंगी, कुछ मुहरकत होंगी। हाँ, मगर वो जो लेटर है साहिद साहब, वो लेटर अदद मात की तारीख से पहले आया। अच्छा, हाँ, वो और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अदद मात के जरिए हटाया जाए, इन सियासी कुव्वतों को भी और जो रियासती कुव्वतें भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा गेम खेला गया। इससे पहले देखें ना कि अगर लॉन्ग मार्च का जो फैसला था PDM का, वो पहले का है, अदम की तारीख से पहले का है। जब फजल रहमान से भी पूछा गया या उनके दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, मौलाना फजल रहमान वालों ने, कि ये तो हमारा पहले का था, इसके तारीख से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, अब ये अभी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर आज कौम से जो खिताब करते हैं उसमें ओपनली तौर के पर बहुत सी चीज़ें बहुत चीज़ें राज होती है, बहुत से इंटरनेशनल जो प्रेशर को जो है ना, जो इंटरनेशनल प्रेशर को हम रोक नहीं सक रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, और ऐसा होना था। हम अगर माजी में देखते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश करी, BCCI के तर्ज पर बैंक का क़याम अमल में लाया गया कि इस्लामी ममालिक यहाँ करें, और जिस तरीके से चाइना और इस्लामी ममालिक और एशिया और दीगर इनके साथ मिलके एक वो करेंसी भी लाई जा रही थी डॉलर को वो करने के लिए, ज़्यादारी को ख़त्म करने के लिए। तो ये अमेरिका बादशाह को कैसे बर्दाश्त होगा? जब से पाकिस्तान बना है, जिसने भी अमेरिका के खिलाफ बात की, दुनिया भर में ये है। आज रशिया के प्रेसिडेंट को भी जी है, उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी तेज कर दी गई है। और इस खत में वाज़ेह तौर पर यह भी लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के बावजूद, मैं ये समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मीडिया में या दीगर ज़राए से सामने चीज़ें आ रही हैं कि शायद उसको जिंदा भी ना रहने दिया जाए। हाँ, यहाँ तक थ्रेड है उस लेटर में। अच्छा, अब ये जो अपोजिशन के जो लोग हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर के पर कोई भी सियासी जमात है या वो है, ये आलाकार बन गए। अच्छा, हमने हमेशा वज़ीर आज़म की या हुकूमत की जो मुल्क के मफाद की पॉलिसी है उनकी हिमायत की है, और अच्छा उसकी हिमायत करेंगे भी, हुकूमत रहे या नहीं रहे, और आने वाला वक्त भी बताएगा। और हमने उन लोगों की भी है, और मीडिया का हमारा हमेशा न्यूटन किरदार रहा है। मैंने कहा ना कि आज वो चैनल जो बड़े बढ़ चढ़ के हिमायत में और वो एंकर बोलते थे इस गवर्नमेंट के, आज वो सब अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगेंस्ट चीज़ें दिखाई जा रही है। आगे बढ़ाते हैं। गोरी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मजीद आगे क्या होने जा रहा है और पीटीआई के पास अब कौन से पत्ते रह गए हैं और वजीर आजम साहब वो खत क्यों नहीं शो कर रहे, कौन से खिताब भी वजीर आजम ने करना है, कितने ऐलानात होने हैं और जो पीटीआई की जो वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं वो कह चुके हैं वजीर आजम साहब इस्तीफा नहीं देंगे, तो लेकिन काउंट तो कम हो गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सुबहान अली साहिल साहब ने। साहिल साहब खुशामदीद कहेंगे, सुन सकते हैं आप? सुबहान साहब बताएं फिर क्या ऑप्शन अब रह गया? अब तो 164 नंबर में आप आ गए और ग्रैंड ऑपोजिशन के पास 177 का काउंट है, तो अब तो आप लोग एतमाद खो चुके हैं। नहीं जी, अभी गिनती नहीं हुई है, गिनती होगी तो फिर पता चलेगा, अभी गिनती नहीं हुई है। तो किसका इंतजार है आपको, कौन गिनती पूरी करवाएगा सर? किसी का भी इंतजार नहीं है, इंशाल्लाह जो है जब गिनती होगी तो कौन को पता चलेगा कि मेंबरान किसके साथ है। अच्छा, वजीर आजम साहब पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से दो जो आरा है वो सामने आ रही है। एक ये कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, आप लोगों का डायरेक्टिव है कि वो बैरूनी एजेंडा पे काम कर रही हैं, तो वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब वो ख़त बताएं किसने लिखा, क्या लिखा, और वजीर आजम साहब ने कहा है कि मैं शो करूँगा। उस खत में आपको कुछ इल्म है? आज वो खत जो है वो बाकायदा तौर पर सीनियर साथियों को भी उनके जो नुक्ते हैं वो बताए गए हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी उस खत को लाया जा रहा है और उस खत को जो है वो असली लोगों के साथ डिस्कस किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि खत आया नहीं है और यकीनन ऐसे खतूत पहले भी आते रहे और उस पर अमल दरामद होता रहा है। तो ये कोई नई नहीं है, नई इसलिए कि इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म और वो किसी सूरत में बैनुल अक़वामी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादाना खारिजा पॉलिसी पर तो इमरान खान कम से कम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो खत है और जो फंडिंग हुई है, यानी 15 अरब रुपए जो है वो बाहर के ममालिक से जो है वो इस्तेमाल हुए बाकायदा तौर पर। अपोजिशन ने उसके जरिए खरीद और फरोख्त की है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है जो उनको तो के सामने डट के खड़ा है। नहीं, इससे पहले साबिक वजीर आजम और साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आजकल पीटीआई के लोगों को और स्पेशली वजीर आजम को बड़ा याद आ रहे हैं। और फिर तो तारीख है, ये देखें, ये याद करने की बात नहीं है, ये तारीख है। ये तारीख है और इस तारीख से कोई भी सियासी वर्कर जो है वो इनकार नहीं कर सकता है। जिसने इस मुल्क के अंदर सियासत की है और यकीनन जो भुट्टो साहब के साथ हुआ है और भुट्टो साहब के खानदान के साथ जो कुछ हुआ है, जो अमेरिका ने और उस वक्त की बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने जो भुट्टो के साथ किया था और उसके बाद जो मुसलसल इस पाकिस्तान के अंदर होता रहा है, यानी अगर आपको याद हो, शायद आपको ना हो याद, लेकिन आपने पढ़ा जरूर होगा कि भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल्हक के आने के बाद जो है हमने बाकायदा अमेरिका की लड़ाई अफगानिस्तान के अंदर लड़ी थी। ये ऐसा ही है, इसका जो है तारीख गवाह है कि हमने अमेरिका के कहने पर उस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, लास्ट में टाइम बहुत कम है। सुबहान साहिल साहब, एक आखिरी आपसे सवाल है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, आपकी हुकूमत चली जाती है, तो मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। आप लोग क्या इस पे कुछ वाकई हालात, तो खैर खान साहब इस्तीफा नहीं दे रहे, हालात ख़राब करेंगे आप लोग? ना मुस्तफी होंगे और ना जो है ना इस्तीफा दे रहे। और जहाँ तक अनारकी और इंतशार की बात है, तो अनारकी और इंतशार तो पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी कुव्वतें और पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिदा पोजीशन के जरिए फैलाना चाहती है। नहीं, जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पीटीआई के आपके जो तंजीमें हैं उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई इस तरह की? नहीं जी, हमें कोई जो है ना इस किस्म की कोई जो है ना, हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएंगे और हम तमाम चीजों को बेनकाब करेंगे, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे।
जी बहुत शुक्रिया सुभान अली साहिल साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। बहुत गहमा गहमी की जिस सिचुएशन है, आगे क्या होगा इस और दीगर लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कई अदवार अपने मुल्क की सियासत के देखें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, क्या आप सुन सकते हैं? बताइएगा सर, ये पाकिस्तान की तारीख में क्या पहली बार हो रहा है कि अदम एतमाद लाया गया और एक जमहूरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें आके अपोजिशन के साथ बैठ गई और 177 का काउंट हो गया है अपोजिशन के पास? आगे क्या होगा बेग साहब? ये बतलाता है कि लोग कितने नाखुश थे इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से, उनके अपने और उनके अलाइज जिन्होंने इनके साथ इल्हाक किया हुआ था उन सब। अच्छा बेग साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कि आप फॉरेन पॉलिसी को सही हैंडल नहीं कर पा रहे और ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जमातें नहीं बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि हमें सजा दी जा रही है एब्सोल्युटली नॉट कहने की और बैरूनी एजेंडा जीत रहा है। आप उसको बहुत अंदाज में कह सकते हैं कि फिलहाल हमारा नहीं है, बाकी लोगों से डिफरेंट। आप पार्लियामेंट में जाएंगे, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, उससे शुक्रवार बहस होगी और फिर मुल्क के मफाद में होगा तो फैसला करेंगे। तो यानी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे पीएम साहब, ये यूरोपियन यूनियन के लिए जो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट योर स्लेव, वी आर नॉट योर सर्वेंट, हम आपकी बात किस तरह माने और क्यों माने, ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है और उससे बड़ा लोगों को यूरोपियन यूनियन की 27 ममालिक का ब्लॉक है, हमारा जीएसपी प्लस उन्होंने दिया हुआ है ड्यूटी फ्री का, वो खत्म हो रहा है, एक्सपायर, उसका रिन्यूअल भी होने वाला है। किस तरह से आप उम्मीद करेंगे कि वो मजीद 10 सालों के लिए हमें दे देंगे? या एफटीएफ का हमारा जो है वो 27 में हमने 26 नुकात उनके पूरे कर दिए। तो फिर बेग साहब आप सॉरी फॉरेन पॉलिसी में सपोर्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बेग साहब आप इस पे भी रहनुमाई कर देना। आपने कहा कि वजीर आजम साहब का जो लबो लहजा था वो डिप्लोमेटिक अंदाज नहीं था और एक थ्रेट की एक लैंग्वेज यूज़ की पीएम साहब ने जिससे यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक में एक तशवीश थी। तो फिर कैसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए? क्या हम जिस तरह पहले माजी में देखा कि कई मुल्क यहाँ पे ड्रोन अटैक स्पेशली अमेरिका करता रहा लेकिन हम देखते रहे और फिर दूसरियों की जंगें हम लोगों ने लड़ी, तो फिर क्या किया जाए सर? देखिए, ये दोनों चीजों की तो मैं खिलाफ हूँ। आपने न्यूट्रल पॉलिसी रखनी चाहिए, गैर जानिबदार। आपको अपनी पॉलिसी में अगर आप रशिया की तरफ झुक रहे हैं, ये ना उनको एहसास हो कि आप अमेरिका की कॉस्ट पे रशिया से ताल्लुकात बना रहे हैं या चीन से ताल्लुकात बना रहे हैं अमेरिका की कॉस्ट के ऊपर, या यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात को हम कंप्रोमाइज करेंगे क्योंकि रशिया के साथ या चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती और इस बात यही हुआ है कि इन चीजों के ऊपर जो हमारा रिएक्शन था जानबदार था। आप जिस दिन जंग हुई है उस दिन रशिया में बजे और उसके बाद वो मीटिंग हुई, भले आप अपने ट्रेन की बातें की हो, आपने भले अपने खर्च के लिए रीजनल ट्रेड के लिए बात की हो, लेकिन इस दिन को अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, पता था दोनों तरफ की ठीक है, जो है वो होने जा रही है। ठीक है। अच्छा अब ओके बेग साहब स्टूडियो में तसद्दुक गौरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे थे। जी गौरी साहब। जी बेग साहब, आप सियासतदान के साथ साथ आप सवारतकार भी हैं और आप हमारी बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, राइटर भी हैं। तो मैं ये आपकी बातें जो सुन रहा था, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हम इंटरनेशनल जो प्रेशर था अमेरिका का, यहूदी का और भारत का, उससे हम निकल के अपनी एक नई खौर्जा पॉलिसी की तरफ 72 साल में जा रहे थे।
तो ये तमाम जो अभी फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जो जमातों ने किए हैं, तो ये इस खारजा पॉलिसी को तबाह बर्बाद करने के लिए कि हम गुलामी में रहें? नहीं, देखिए गुलामी कोई नहीं कह रहा है। देखिए आप जरा सा ये बात सदुक साहब मुझे जवाब दें, IMF के प्रोग्राम में आप हैं, IMF की शराइ पूरी नहीं कर पा रहे, IMF के एग्रीमेंट के मुआहदा का ब्रीच हो चुका है, आपने इंडस्ट्रियल एमनेस्टी ऐलान कर दी है, बिजली की कीमत 5 रुपए और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बगैर IMF। बेग साहब मैं इस पे नहीं, हम IMF और अमेरिका से निजात चाह रहे थे ना बेग साहब, हम IMF और अमेरिका से निजात चाह रहे थे। आप क्या चाहते हैं कि हम गुलामी में रहें? अगर IMF आपको प्रोग्राम से निकाल देता है तो 250 रुपए का आपका डॉलर हो जाएगा। आपकी वहाँ करेंसी मलेशिया, चाइना और इस्लामी ममालिक एक नई करेंसी ला रहे थे, तो वो नई करेंसी आती तो डॉलर तो ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता। देखिए आप माहिर मैशियत पे भी आपका बूर है सर। आप गाड़ी पे कंप्रोमाइज करें, आप गाड़ी पे बगैर कंप्रोमाइज करें, कौमी मफाद में जो फैसले हो सकते हैं वो इस अंदाज में कर सकते हैं कि जो आपके पुराने भलाई से उनको ये एहसास न हो कि ये जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, ये बना रहे हैं आप, कर रहे हैं, ये उसकी वजह से है। और ये अमेरिका की कॉस्ट के ऊपर रशिया से, चीन से ताल्लुक। फिर बेग साहब आप तस्लीम कर रहे हैं, बेग साहब आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि नया ब्लॉक की तरफ हम जा रहे थे, तो ये जो गवर्नमेंट का खात्मा है ये अमेरिका ने करवाने जा रही है बेग साहब? देखिए मुझे पता है अमेरिका के बारे में, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि वो एक हमें यूज करते आए हमेशा, हर मरहले पे, हर मौके पे, और बेशरोकार हमारे हुक्मरानों ने उनकी बात मानी भी है, उनका साथ भी दिया है। लेकिन अब जो अमेरिका है, ये अमेरिका हमारे साथ एक बिल्कुल सुथरे भाई का किरदार अदा कर रहा है। इसने रशिया को कंडेम करने के लिए इंडिया को नहीं बोला है, भारत को नहीं कहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी इंडिया को कंडेम करने के लिए और रशिया को कंडेम करने के लिए जंग में भारत को नहीं कहा है। तो क्या पाकिस्तान कमजोर मुल्क है? इसलिए हर किस नहीं, हम एक सॉवरेन नेशन है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है और खुददार मुल्क है, लिहाजा हमें बिल्कुल साइंस लेना था और चले। लेकिन अंदाज और ठीक है, चुनाव मेरे बहुत अच्छी बात की। बेग साहब एक आखिर में ये बताइएगा, जो वजीर आज़म साहब जिस लेटर की बात कर रहे हैं कि मुझे जो खत मिला है उसमें धमकियां दी गई हैं गालबन जान से मार देने की, तो ये क्या है? ये सियासी, इसको वो कहें, एक कार्ड कहें कि सिंपैथी? ये लेटर तो एक सियासी गिमिक्स है। ये लेटर आपके जाने वाले एम्बेसडर ने अपनी राय और अपनी जो मुकदमा मीटिंग थी उसकी बुनियाद पे आपको आपकी टेंशन ड्रॉ करी है कि भाई आने वाले वक्त में ये सब चीजें होने वाली हैं और किस मुल्क के एम्बेसडर हैं? किस मुल्क के? ये किसी हुकूमत की तरफ से आपको थ्रेट का लेटर नहीं है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब कॉन्सिक्वेंसी बनती है कोई किसी मुल्क के खिलाफ, अगर कोई कार्रवाई या उस तरह की थ्रेट की जाती है। सर ये मदाखत है ना बेग साहब, ये भी मदाखत है ना। ये जिस मुल्क के भी ये एम्बेसडर ने जाते हुए लिखा है, ये तो मुल्क के अंदरूनी हमारे फैसले हैं, ये उस मुल्क की मदाखत है। उस एम्बेसडर को क्या हक पूछता है? जिससे यूरोपीय यूनियन ने खत लिखा कि आप रशिया की मुखालफत करें, ये तो हमारा फैसले हैं सर। देखिए ये लेटर जो है जिस अंदाज में पेश किया गया है ये गलत था। आप इसको नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर की स्टेटमेंट को दिया है, आपसे कहा पार्लियामेंट में ले जाए, उसके लिए तैयार नहीं है आप। आपसे कहा डीजी आईएसआई से डिस्कस कर लें, क्योंकि ये हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है जो हम इस तरह की थ्रेट से महफूज और बचाता है, आप वहाँ पे भी नहीं गए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी कमजोर कम से कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। इसको आप कहते कि हाँ पार्लियामेंट में लेके जा रहा हूँ, इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, क्योंकि ये कौमी नौयत का मसला है। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल मैटर के तौर पे ये ठीक है। आप करते
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया और बहुत गहरी आपकी नज़र है इन तमाम उमूर पर। गौरी साहब, खत शो करना चाहिए था वज़ीर आज़म साहब को, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को देना चाहिए था, पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, ये मुल्क की सालमियत का मसला था, तो वज़ीर आज़म साहब ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? इख्तियार बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि उनका सफारतकारी से भी ताल्लुक है और उन्होंने बात शो भी की कि जो बड़ी कुव्वत के वजीर मुल्क के एम्बेसडर जो जा रहे थे, मगर ये देखें ये वो बात तस्लीम भी कर रहे हैं कि अमेरिका, ये हमारा इंटरनल मामला, ये आपने सही कहा। जी हाँ, और ये गुलामी की तरफ जा रहे हैं हम, वो बेग साहब भी ये तस्लीम बात कर रहे हैं। और बेग साहब ने जो बातें की, अब वो जगह वो खत की, अब ये इन कैमरा की बात कर रहे हैं, बात की मेरा ख्याल हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस का जो अभी कल होने वाला इजलास है वो इन कैमरा और तमाम चीज़ें पार्लियामेंट के अरकान को बताई जाए और सामने लाई जाए, ठीक है। और दूसरी बात है कि बेग साहब के भी इल्म में ये चीज़ है और अब आवाम भी समझने लगी कि ये जो तमाम जो कुव्वतें एक जगह जमा हुई हैं और वो बात को बेग साहब ने तस्लीम किया है। लेकिन इस चीज़ को तस्लीम करेगी हुकूमत जो जिस लहजे की बात की बेग साहब ने की, जो लबो लहजा था वज़ीर आज़म साहब का वो तल्ख था। देखें, ये बात वैसे भी हो सकती थी, एक अच्छे अल्फाजों का चुनाव अच्छा हो सकता था। तल्ख लहजा होने से साजिद साहब ये नहीं होता, हो सकता है कि आपका लहजा नर्म हो, इसी प्रोग्राम में मेरा तल्ख हो जाए। बात ये नहीं कि हम प्रोग्राम बंद कर दें, लड़ने लग जाएं। बात ये है कि लहजा तल्ख वहाँ होता है कि जहाँ पर सच्चाई के साथ बात की जाती है और आंखों में आंखें डाल के बात की जाती है। और बेग साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इख्तियार बेग साहब को, कि वो तमाम चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने एक अभी तक मैं समझ रहा हूँ जितने लोग आकर टीवी में बात कर रहे हैं, सियासतदान हैं या नुमाइंदे, वो इतनी समझदारी की बात नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं कि ठीक है गलत हुआ और ये जो फैसले बाहर से हो रहे हैं ये भी एक तरह से नहीं होने चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको ये भी याद होगा, बैरूनी एजेंडे की बात हो रही है, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर है, साबित सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आईनी मुद्दा पूरा नहीं करेंगे, और हुआ भी वैसा। देखें, दीगर जितने वज़ीर आज़म ने जिन्होंने आईनी मुद्दा पूरा नहीं किया, आपको शायद मैंने भी कहा था, अगर आप खेल में हो। बिल्कुल है, मैं भी इस बात पे हमेशा डटा रहा हूँ और आज तक भी हूँ कि सर मैंने ये कहा था 22 में पीएम साहब जाएंगे। सर देखिए, आपने बिल्कुल कहा था मार्च में तब्दीली होगी, तमाम लोग छीक रहे थे। ये जो खत है ना, ये जो सूरत हाल हुई, ये उस वक्त ना रशिया की जंग का, ना रशिया का विजय, या ना चाइना का और ना इस्लामी ममालिक की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है, इतना बड़ा वो जहाँ पर यूरोपीय यूनियन को ललकारना, अमेरिका को ललकारना। देखिए ये सब नहीं, तो हम तो पाकिस्तान का बच्चा भी जो सांस लेता है ना, वो भी मकरूज होता है, अमेरिका का कर्जदार होता है। बिल्कुल। तो एक पूरा हम लोग एक माफिया बने हुए। अब यूसुफ रमजी जब गिरफ्तार हुआ, सदर लगारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे और सदर लगारी के डीआई खान से गिरफ्तार हुआ, खुद ही तैयारा अमेरिका का आया, मकबरी सरदार लगारी की बात कर रहा हूँ, फारूक लगारी, जरदारी साहब की नहीं, फारूक लगारी के टाइम में, और उसने अमेरिका के हवाले डायरेक्ट उस जहाज में कमांडोज आए और यूसुफ रमजी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए, ठीक ना। यानी कि हम इसी तरह की गुलामी चाहते हैं, हम गुलाम रहना चाहते हैं। और ये तो सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं कि अगर हम गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं, अमेरिका बादशाह तो ऐसा है ना कि दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं करता, करना कजाफी को पसंद नहीं किया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, इस तरह की दुनिया भर में आपके सामने इस तरह की इंदिरा गांधी को भारत में आज हम जिस दुख और जिस गमो गुस्से का आप इज़हार कर रहे हैं, उस वक्त भुट्टो साहब का जब ये कड़ा वक्त था और उसके खानदान को बहुत अजियतें सहनी पड़ी, तब भी तो बहुत सारे यही जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले यहाँ की एजेंसियों ने बताया कि आपके खिलाफ साजिश पैदा की, किसने मरवाया? अमेरिका ने मरवाया, क्योंकि वो भी अमेरिका तो में जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, क्या आप उनको इसके जिम्मेदार समझते? तो उस वक्त के हुक्मरानों ने दुबई में ये बाकायदा भेजे हैं, डेलीगेशन भेजे हैं, बताया है कि आप पाकिस्तान जो आ रही हैं, आपकी नज़ीर साहब ने कहा सिक्योरिटी दे। देखिए गौरी साहब, मौजू कहीं और चला जाएगा और प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। उम्मीद यही है, मैं ये समझता हूँ लास्ट में ये कहेंगे साजिद साहब के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को चाहिए कि तमाम चीज़ें आकर पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा के या ऑफ कैमरा के बात बता दें। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हैं पॉजिटिव जो है, ये इमरान खान के उसके अंदर जाती है, फ़ायदे में जाती हैं। और इमरान खान को सियासी शहीद ये हमारे पोजीशन के अराकीन कर रहे हैं, वो भी समझते हैं, मगर वो भी मजबूर हैं गैर मुल्की कुव्वतों के, क्योंकि 6 महीने साल इलेक्शन है आगे, शायद 6 महीने में हो सकते हैं, साल में हो सकते हैं।
कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। और इमरान खान की सूरत में एक दूसरा भुट्टो सियासत में जन्म लेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान हाथ कर गई, ये नहीं कहेंगे? इससे पहले भी इत्तेहाद में बड़ी एमक्यूएम पाकिस्तान पे बात करना, वो एमक्यूएम पाकिस्तान तो जहां इक़्तिदार देखती है वहां हो जाती है। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासतदानों की गलती से पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो इमरान खान की चले जी गौरी साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब को एक सेकंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लक़ब दे दिया। और आज गौरी साहब ने भी तस्लीम किया कि भुट्टो का नज़रिया और उसकी सोच आज भी जिंदा है। ऐसे ही कई लीडर पाकिस्तान में पैदा हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए हुए अपने जो नज़रियात, अफकार, अपनी सोच को आगे रखा, पाकिस्तान की सालमियत को आगे रखा, लेकिन खुद फांसी पर चढ़ गए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।